हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं और अब आप लोग के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रीवियस ईयर डिस्कशन लाई हूँ और ये जो पेपर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा जून 2022 का पेपर। बहुत से बच्चे होंगे जो ढूंढ रहे होंगे, उन्हें पेपर नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर मैं आपका ये जो पेपर है ये डिस्कस करूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आपको कहाँ से इसको पढ़ना है। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, पहले आपने टाइम दिया, आपको पता है 2 आवर्स का, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे 50 मार्क्स का है। तो ये आपको पता होगा बेसिक। यहाँ पर ये जो नोट दिया है इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, बच्चे बहुत से ऐसी गलती करते हैं ना, जो वो पेपर सही से पढ़ते नहीं है। इस वजह से इनके कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो पेपर को आपको प्रॉपरली पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेपर को कैसे पढ़ना है और उसके बाद उसके आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बोले 5 क्वेश्चन पार्ट ए कर रहे होंगे और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, दूसरे में 22 क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, जो पार्ट ए है आपका, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर को अटेम्प्ट करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको उसमें रेलेवेंट चीजें लिखनी है, ये नहीं है कि कुछ भी लिखना है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका टॉपिक पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको कितना पता है। अगर आपको ऑप्शन में इस टाइप में कोई क्वेश्चन मिले और अगर आपको जिस पर ज्यादा कमांड, जिसके बारे में आपको ज्यादा पता है, आप वही क्वेश्चन चूज कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पार्ट ए है, इसका पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन यूजिंग अ लेबल डायग्राम। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना स्टीम डिस्टिलेशन, देखिए ये जो आपका वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रोसेस है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि जो डिस्टिलेशन है वो बेसिक टॉपिक है और आपका स्टीम डिस्टिलेशन पूरा आपका एक यूनिट का पार्ट है। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ जब आप इसको तैयार करें ना, तो इसका डायग्राम भी आपको तैयार करना है। वेल लेबल डायग्राम अगर आप एग्जाम में नहीं ड्रॉ कर सकते, टाइम की कमी होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको आप ना नॉर्मली जैसे लाइट सा ड्रॉ करके उसमें एक दो चीजों को लेबल कर सकते हैं। तो इससे आपके जो पूरे आपके 5 मार्क्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं जिसमें कहा गया है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन अ सिस्टम इन विच इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म इथाइल एसिटेट एंड वाटर। देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं हमारे सिस्टम में, जो क्या करते हैं जब हमारा इथेनॉल और एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देता है, इथाइल एसिटेट और वाटर देता है। तो देखिए, ये आपकी प्रॉपर रिएक्शन आप फॉर्म कर सकते हैं, नाम अगर आपको पता है तो। और उसके बाद उसमें कौन कौन से कंपोनेंट वो है वो आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ये 2 मार्क्स का है, तो इसको आपको उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे बोला है द फॉर वेपोराइजेशन इक्विलिब्रियम द क्लैपेरॉन इक्वेशन इज एज। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है कि हाँ, यहाँ पर आपकी बात करें कैपलॉन इक्वेशन जो होती है उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये आपको एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, डिराइव करना है। तो इसको डिराइव करने के लिए कुछ इसके पहले तो आपको assumption पता होनी चाहिए। ठीक है, अब assumption पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और मैं बता रही हूँ, जितने भी मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए ना, उसमें मैंने बताया है जो क्लॉजेस क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इसको ना आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ इसकी आपको 2 to 3 जो है अजम्पशन भी तैयार करनी है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी मैंने जो आपको ये 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, उनके जो आंसर है उन्हें आपको नंबर के अकॉर्डिंग तो अटेम्प्ट करना ही है, बट मेरी दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको वहां पे क्या चीजें करनी है, आपको वहां पे रिलेवेंट चीजें ही लिखनी है, ये नहीं है कि कुछ भी लिखे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इन्होंने 3 पार्ट कैटेगराइज किया है। पहला है हमारा स्टेट कॉन्वोल्स रूल। देखिए, ये जो कॉन्वर्स रूल है ये मैंने एक्सप्लेन किया, जिसने भी नहीं देखा या नहीं पढ़ा है वो हमारे जो इसका एक्सप्लेनेशन की वीडियो है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है, ग्रैब अप स्किल। आप वहां पे जाकर इसका जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन किया उसको अच्छे से देखिए, तो आप इसको ये 1 मार्क्स में इजिली मतलब आपका जैसे है डिफाइन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे आपके टॉपिक हैं जो क्या पता आप लोग ने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैंने जो अपने एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है ना, उसमें बेसिक आपके जितने भी टॉपिक हैं वो सारे कवर है। तो अभी जाइए और उसे देखिए, जिसने भी अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा बी जो है, इसमें क्या है, डिफाइन यूटेक्टिक मिक्सचर। तो देखिए, मिक्सचर क्या होते हैं, 2 टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सारा कुछ मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो एक बार इसको देखिएगा। और साथ ही साथ इस जब आप इसको पढ़ें तो इसके साथ आपके कुछ जैसे वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल, ये सारा क्या होता है, इनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कई कई बार वो भी डिफाइन में पूछा जाता है।
थर्ड है हमारा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द कूलिंग कर्व फॉर अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स की बात हो रही है, मैंने भी आपको बताया ना वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्यों पढ़ना जरूरी। कई बार हमारे क्वेश्चन को घुमा देते हैं, वो पूछते डायरेक्ट चीज है बट वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं, तो बच्चों को लगता है वो क्वेश्चन कहाँ से आ गया। इसीलिए आपको जितने भी टॉपिक है ना, आपको उनको अच्छे से कवर करना है, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप अपना आंसर अटेम्प्ट कर पाए। तो ये तीनों का आपने देख लिया होगा, इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको अच्छे से बिल्कुल जैसे मैं बता रही हूँ वैसे अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और बेसिक चीजें। देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया, बार बार मैं बोल रही हूँ, मार्क्स का ध्यान रखिएगा और रिलेवेंट चीजें लिखिएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको पैराग्राफ में चीजें कम लिखनी है, पॉइंट्स में आंसर ज्यादा लिखने हैं। ये पेपर मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये अभी जल्दी ही का पेपर है, और अब आपका जो पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा, तो आपको ये सब चीजें वहां पे फॉलो करनी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ का। इसको भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज़ किया गया, ए एंड बी। तो देखिए ए जो है वो आपका क्या है, डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस एंड। देखिए मैंने आपका एक पूरी प्रॉपर यूनिट का एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे ग्रैब अप स्किल चैनल है, उस पे आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके देखिएगा। उसमें मैंने पूरा बताया कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है? किस-किस मटेरियल के साथ होता है, ये सारा कुछ वहाँ से आप पढ़ेंगे ना, तो आपके 2-3 क्वेश्चंस तो है ना ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आप देखते ही उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो उसको वहाँ से तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे इन्होंने क्या पूछा है, कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की क्या है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना, कौन-कौन सा उसमें टेम्परेचर होता है, ये सारा कुछ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसका जो बी पार्ट है वो है हमारा स्टेट कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, व्हाट इट इट्स इम्पोर्टेंट। तो देखिए जो आपके लॉ होते हैं, मैंने अभी बताया था, जैसे आपको एक आपको क्लेपेरॉन इक्वेशन के बारे में बताया था। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें ना इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी असम्पशन, इनकी लिमिटेशन, ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए अगर आप इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं या इन लॉ को लिख रहे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि इनकी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रिलेशन है और क्या असम्पशन है। आंसर होता है वो इनकम्प्लीट होते हैं। बच्चे मैं लिख के तो पूरा आया था, पर पता नहीं क्यों नंबर यहाँ पे कटते होंगे। इसी वजह से कटते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो ना टू द पॉइंट जितना पूछा है वो लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको लिमिटेशन असम्पशन भी पढ़ने हैं। फिर फिफ्थ में हमारा एबीसी, ये तीनों में कैटेगराइज किया गया। पहले में हमारा क्या-क्या है, हाउ डज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस चेंज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए जब तक आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आप इसके जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस है वो नहीं बता पाएँगे। मैंने इसका यूनिट 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर रखा है अबव स्किल पे, आप जाके वहाँ पर से उसे देख सकते हैं। फिर हमारा डिफाइन ट्रांसफरेंस नंबर, गिव इट्स रिलेशनशिप विद आयनिक मोबिलिटी। तो देखिए आपको जब तक आयनिक कंपाउंड, आयनिक मोबिलिटी नहीं बताओगे, आप उसमें ट्रांसफरेंस नंबर नहीं बता सकते। तो उसको भी एक बार जो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड की है उसको अच्छे से देखिए, और उसके बाद आपके ये सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाएँगे। अब हमारा ये जो सी है, ये हमारा क्या है, ये एक तरह का, इसमें हमें आयनिक मोबिलिटी निकालनी है, किसकी, लिथियम की निकालनी है। तो उसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला तैयार करना होगा और उसके बाद वो पुट करेंगे, देन वैल्यू पुट करेंगे और आपका जो Li का आयनिक मोबिलिटी है वो निकल आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो अभी तक का क्या था, बेस था। अब हम आगे देखते हैं, थोड़े-थोड़े क्या करते हैं पेपर में, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल इंक्रीज होता जाता है। तो इसी वजह से मैं बार-बार कह रही हूँ, क्वेश्चन पेपर समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं अटेम्प्ट कर पाएँगे। अब यहाँ पर ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है? इस रिएक्शन में इन्होंने पूछा है हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है? तो देखिए आपको मैंने बताया है कि आप इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कौन-कौन से 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है? उनके बारे में बताया। अगर आपको वो अच्छे से सब हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा रिएक्शन की बात कर रही है। ये एक आपको जो रिएक्शन दी गई है और यहाँ पर आपको क्या करना है, हाफ सेल रिएक्शन बतानी है। इस सेल में क्या एनोड पे होगी और क्या कैथोड पे होगी। तो देखिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कौन-कौन से 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो आपको अच्छे से देखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ। तो देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यूज होती है वो बेसिकली गिवन होती है, बट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करेंगे, देन उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड में आपका पूछा गया जो ये सेल रिएक्शन है वो मतलब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, मतलब पॉसिबल है कि नहीं। तो वो जब आप क्या करेंगे, हाफ सेल रिएक्शन आप अपना एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे ना, तब आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का रीजनिंग टाइप
टाइप में, इसको भी आपको अटेम्प्ट करना होगा। फिर हमारा ये जो बी पार्ट है जिसमें बोला गया डिफाइन मोलैलिटी, तो देखिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डाली है जिसमें मैंने मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी है ना, और मोलैरिटी, मोलैलिटी ये सारा कुछ ना अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद इनके फॉर्मूले, तो इनको अच्छे से जाके वहां पर से देखिएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो, और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चंस को करिएगा, कई ऑप्शन में भी आता है तो इसको स्किप नहीं करना है। 7th क्वेश्चन हमारा जो जिसमें पूछा गया है विच वन हैज ग्रेट बंसन कोफिशिएंट, देखिए बंसन बर्नर जो है वो क्या होता है, वो आपका बेसिकली एक तरह का, ये मैं बता सकती हूँ कि ये आपका लैब का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है CO2 में और O2 के बीच में, तो उसको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद है गिव एनी टू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, क्या क्या दो एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, ये हमको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल एंड गिव एन एग्जांपल, तो देखिए ये जो आपके तीनों यूनिट, ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये आपको एक यूनिट में सारे मिल जाएंगे, तो आप इसको एक बार जाकर अच्छे से देखिएगा एक्सप्लेनेशन वीडियो, और आप इसको भी कर लीजिएगा। देखिए ये जो बी और सी वाले हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें मत छोड़िएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब हम लोग 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और एक आपको एक बात बता दूं, में जितने भी चॉइस में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, वो वही करिएगा जिसको आप, जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी उठा के करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8th में भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक में आपसे बोला गया है ब्यूटनिक एसिड को कन्वर्ट करना है किसमें, डाई मिथाइल ब्यूटामाइड में, तो देखिए इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए क्या सब्सटीट्यूट लग रहा है वो पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म। अगर आपने मैकेनिज्म तैयार किया है तो आप जो भी प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है आप वहां पे सबसे पहले उसे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म के स्टेप मैटर करते हैं, क्योंकि स्टेप की कभी कभी मार्क्स मिलते हैं, तो जो भी आप अगर कोई मैकेनिज्म स्किप कर रहे हैं, आपको नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, उनके स्टेप को जरूर शो करना है, ठीक है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 जितने भी स्टेप में आपका मैकेनिज्म हो रहा है। बी है आपका व्हाट आर होमोपॉलीसेक्राइड, तो देखिए होमोपॉलीसेक्राइड्स क्या है, मैंने पॉलोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स ये भी बताए हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा, और उसके बाद आप ये आंसर भी अटेम्प्ट कर लेंगे। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन रीअरेंजमेंट, देखिए जहां आपका मैकेनिज्म पूछा जा रहा है और अगर आपको उसके बारे में पता है, तो आप मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन तब आप उठाइएगा करने के लिए, और जब आप उसे करें ना, तो मैकेनिज्म को तो स्टेप में आपको लिखना ही लिखना है, साथ में जो भी आपका जैसे होफमैन रीअरेंजमेंट है या फिर आपका कोई भी पूछा है, तो उसको भी आपको 2 से 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे कुछ 9 क्वेश्चन थे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से इनको कैसे अटेम्प्ट करना है इसका तरीका आपको अच्छे से समझना है, और बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में करना है। 10th है हमारा व्हाट इज नाइट्रोजेशन रिएक्शन, राइट द नाइट्रोजेशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इन द, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपको नाम दिए हैं, जैसे प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन क्या है, सेकेंडरी एरोमेटिक, तो इसमें आपको पहले तो बताना है नाइट्रोजन रिएक्शन क्या है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद वहां पर हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, तो देखिए जितनी भी रिएक्शन आप तैयार कर रहे हैं, अगर देखिए सारी लर्न करना नहीं पॉसिबल है, तो आप ये कर लीजिए, जो भी रिएक्शन है किसी का प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, किसमें कभी कभी पूछ लेते हैं कौन सा कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हुई, तो ये सारा कुछ आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो है ये आंसर ऐसे लॉन्ग में पूछ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके 2-3 चीजें पूछी गई, तो आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप पूरा ये जो आंसर है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। 11th क्वेश्चन लोग देखते हैं, जो हमारा क्या है जिससे रिलेटेड है, जिसमें हमको इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, वो हम देखते हैं, जैसे कि हाउ कैन यू कन्वर्ट एनिलीन टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो देखिए ये हमारे 4 हैं जिसके बारे में हम देखते हैं, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन और बेंजीन। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे एनिलीन से, तो उन्हें क्या कंपाउंड मिलेगा, तो देखिए सबकी रिएक्शन आप एनिलीन के साथ करेंगे, एनिलीन विच इज NH2, ठीक है, आप इसके साथ इसको रिएक्ट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपका क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इन टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली रीजन टाइप के, तो आपको इसमें थोड़ा सा रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो आपको यहाँ पर एनिलीन के बारे में 2 से 3 लाइन बतानी होगी, मीन्स उसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है क्या, ये आपको वहां पे लिखना होगा, तब आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपने रिएक्शन लिखी और आपको 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज कनेक्टेड द मोनोसेक्राइड प्रेजेंट इन मेल्टोज, देखिए पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये पूरा एक स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है। जब उस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा किसके बीच में किस टाइप की लिंकेज होती है। तो यहाँ पर ये पूछना है कि जो हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं वो किस टाइप ऑफ लिंकेज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और किस में प्रेजेंट होते हैं, मेल्टोज, तो यहाँ पर आपको एक आंसर मिल गया कि मेल्टोज में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा टाइप ऑफ लिंकेज होता है वो आपको तब पता चलेगा जब आपको ये पता होगा कि मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में क्या डिफरेंस है। तो देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये चीज डिस्कस की है, जिसने भी नहीं देखा है वो उसको जाकर देखें और उसके बाद इस आंसर को अटेम्प्ट करें।
अब हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा 12th क्वेश्चन है। देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये आपके पार्ट्स में क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं ना, उन सबको ना मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है? और जिस पर आपका कमांड अच्छा हो आप उसी क्वेश्चन को चूज करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिस्कस मेरिफिल्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस गिविंग द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए मेरिफिल्ड सॉलिड फेज हमने आपकी बात करी थी लिक्विड फेज की, सॉलिड फेज की, ठीक है? सॉलिड सॉलिड फेज की मैंने सारी फेजेस को डिस्कस किया है। तो इसमें से आपके जो सॉलिड फेज है, यहाँ पे कोई भी एक फेज पूछी जा सकती, तो आप तो सारी फेजेस अच्छे से तैयार करिए। लेकिन अगर आप नहीं भी तैयार कर पा रहे हैं तो एक आप सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज, इन दोनों को अच्छे से तैयार करिएगा। बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जो कि आप देख रहे हैं आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पूछी गई है। प्रोटीन का ए बी जो है इसमें आपका क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पूछा है प्रोटीन का। तो देखिए प्रोटीन है आपका, ये टॉपिक है अलग से, लिपिड प्रोटीन है ना, उसमें आपका मेल्टोज, ये जितना सारा कुछ है ये सब इसी के सराउंडेड है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी प्रोटीन के एक्सप्लेन कर देंगे। इससे पहले आपको प्रोटीन को भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है? फिर है नेम द प्रोडक्ट ऑप्टेन हाइड्रोलिसिस। तो देखिए कौन सा ऑप्टेन होगा हाइड्रोलिसिस, जब हम ग्रोस का एक्सेस होगा तो कौन फॉर्म होगा। तो देखिए ये आपका वन वर्ड टाइप का है, लेकिन वन वर्ड का मीन्स नहीं कि आपने वन वर्ड लिख दिया और 1 मार्क्स मिल गया। आप यहाँ पे ये किसके वजह से होगा या आप रीजन में आपको देना होगा, ठीक है? अगर आप 4 मार्क्स चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें फॉलो और तो फिर आप जैसे भी पढ़ते हैं वैसे पढ़िए। लेकिन ये एक तरह की ट्रिक है जो आपके क्या होते हैं, आपके एग्जाम्स में आपके जो नंबर होते हैं वो आपको पूरे पूरे मिलते हैं, जिससे कि आप पूरा कंटेंट भी लिखते हैं और आपके जो एक टीचर होते हैं, जो भी एग्जामिनर होते हैं, जो चेक करते हैं, वो भी आपको फुल मार्क्स देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब हम 14 क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं ये क्या है। ये हमारा देखिए यहाँ पर बोला गया इलिस्ट्रेट यूजिंग सुटेबल रिएक्शन हाउ विल यू कन्वर्ट एन एल्डोहेक्सोज टू एन एल्डोपेंटोज यूजिंग रफ डिग्रेशन। देखिए यहाँ पे जो हेक्सोज और पेंटोज की बात करिए, उन दोनों को कन्वर्ट करने पे क्या मिलेगा पहले हमें ये बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो रफ डिग्रेशन होता है वो क्या होता है ये आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जब आप रफ डिग्रेडेशन एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा दोनों को कन्वर्ट करने पे क्या मिलता है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर रिएक्शन है जिसकी कोई प्रेजेंस में, मतलब एक कैटलिस्ट होता है जिसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन अकर होती है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कई बार क्वेश्चन नहीं सही से समझते, पूछा कुछ जाता है और वो अटेम्प्ट कुछ करके आते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू द पॉइंट करिए, बट उससे पहले जो उसकी बेसिक चीजें पूछी गई उनको भी एक्सप्लेन करिए, ठीक है? फिर इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, नेम द मोनोसेक्राइड यूनिट विच आर लिंक टुगेदर इन सेल्यूलोज। देखिए अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा, मोनोसेक्राइड्स की यूनिट पूछी, और इससे पहले इन्होंने क्या पूछा था, टाइप ऑफ लिंकेज पूछा। तो आप देख रहे हैं आपके सारे टॉपिक क्या है, एक दूसरे से लिंक है, बस उन्हें अच्छे से पढ़िए और उनके जितने जितने भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे उनको अपनी कॉपी में रख में साइड में लिखिए। और एग्जाम से मतलब 5, 10, 15 मिनट पहले जब आप जाने वाले हैं एग्जाम के लिए तो एक बार अच्छे से सारा कुछ देख लीजिए और क्वेश्चन जो आपका कह रहा है उसको समझिए और उस अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट करिए। बाकी आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी, उनको भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा और तब तक कि इसको अच्छे से तैयार करिएगा इस पूरे पेपर को। इसमें मैंने एक जो जो चीजें बताई उन्हें फॉलो करिएगा और फिर देखिएगा आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तब तक